जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षण परिवार में। चलिए आज नया प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आप लोग के वीडियो एग्जाम जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेहतर ही उपयोगी है ये। आप क्या करेंगे, स्टैटिक जीके की तैयारी आप बेहतर तरीके से यहाँ कर सकेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। आज हमारा देखेंगे 13वां क्लास है। ठीक है, इसमें टॉप 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, 30 प्रश्न, जिसमें आप देखेंगे हर एक मतलब कि इतिहास, ज्योग्राफी, संविधान, उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, आप तैयारी करेंगे, अपने आप को भापेंगे। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या अंशद्रोणी जिसे फ्लड थ्रॉप से होकर बहती है। ठीक है, बताना है कि रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी बहती है। ठीक है, आप बताएंगे। इसमें ऑप्शन है आपका नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ये भारत की नदियां हैं, इसमें से जो रिफ्ट घाटी मतलब हम बात करेंगे घाटी जो आपके दो नदियों के बीच में घाटी बनती है। ठीक है, जैसे हम बात करें आपके विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, उसके बीच में जो घाटी बनती है उसी में एक आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, ठीक है, आपका ऑप्शन जो पहला सही है, नर्मदा नदी कहां से बहती है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से। ठीक है, तो उसमें से घाटी से बहती हुई नदी आपकी जाती है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो आपकी रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये आपके चोमायुंगडुंग ग्लेशियर आपके, ठीक है, तिब्बत के पास है, वहां से मानसरोवर झील है, वहां से इसका उद्गम होता है, फिर आपके भारत प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश से, फिर आके आप देखेंगे बांग्लादेश में प्रवेश करके गंगा नदी से मिलती है, जिसके बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है, फिर पद्मा जाके बंगाल खाड़ी में जाके अपना विश्व का सबसे बड़ा प्रमुख डेल्टा मतलब कि जिसे हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, तो गंगा भी आप बात करेंगे तो गंगा देखिए गोमुख आप देखेंगे जो हिमनद है आपकी वहां से निकलती है। कृष्णा नदी की बात करें तो आप देखेंगे महाबलेश्वर चोटी है आपके, ठीक है, वहां से निकलती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन पर पहला है वही सही है, नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र। ठीक है, एक जनजाति है टोडा, आपके भारत में है। देखिए कहाँ मतलब इन जनजाति मूल निवास क्षेत्र कहाँ है, जौनसार पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियां हैं, जयंती पहाड़ियां। ठीक है, तो आप देखेंगे ये टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आप देखें तमिलनाडु, तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी जो आपकी है, यहाँ की मतलब की जनजाति मूल निवासी यहाँ करती है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही। अगला प्रश्न है, सिलवासा राजधानी है। ठीक है, सिलवासा राजधानी है। ठीक है, तो आप देखिए प्रश्न ये पुराना है, आप देखेंगे इसमें अब जो आपका 26 जनवरी 2020 से दमन दीव और आपके दादर नगर हवेली को एक ही कर दिया गया है, संयोजित कर दिया गया है। तो उस समय जब ये सिलवासा राजधानी थी आपके दादर नगर हवेली की थी। ठीक है, अब लेकिन इन दोनों को, दमन दीव और दादर नगर हवेली को, आप देखेंगे 26 जनवरी 2020 में एक अलग मतलब केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया है, जिस वजह से इन दोनों की संयुक्त राजधानी आप देखेंगे अब दमन हो गई है। क्या हो गई है, दमन हो गई है राजधानी। ठीक है, दमन हो गई है। लेकिन पहले क्या था, आप देखेंगे दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख लेंगे कि जो चेंज होकर राजधानी परिवर्तन हुआ है दमन, दोनों की संयुक्त रूप से, तो आपकी राजधानी दमन है। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका जो रहेगा 20 सही रहेगा, क्योंकि पुराना प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, अनुच्छेद किसमें है, तो आप बात करेंगे 123 में, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बताना है किस वजह से करेगा, आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, या फिर लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ठीक है, तो अब देखेंगे जो सदन आपके है, जो लोकसभा राज्यसभा सदन है, ठीक है, उसमें जो कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, कोई भी कार्यकाज नहीं हो सकते हैं, तो समय राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश मतलब कोई भी नियम कानून अपने हिसाब से बना सकता है। ठीक है, उसी को अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी सही है, सदन के अधिवेशन न होने की स्थिति में, ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, बताना है। तो राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है। ठीक है, तो आप देखेंगे 54 अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली की मतलब व्यवस्था बताई गई है। आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे राज्यसभा मतलब कि सदन के दोनों सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों रहेंगे, और विधानसभा भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन विधान परिषद इसमें नहीं रहता। ठीक है, विधान परिषद इसमें नहीं रहता। आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश दो आपके हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, इसके मतलब केंद्र शासित प्रदेश के दो सदस्य मतलब विधान परिषद के सदस्य रहेंगे, बाकी पूरे विधान परिषद के सदस्य नहीं रहते। ठीक है, तो आपकी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और बाकी केंद्र शासित प्रदेश जो आपके दो हैं, पुडुचेरी और आपके दिल्ली के सदस्य जो रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, यही नहीं हम भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्र पूछा है कि आप राज्यसभा में अगर चुनाव में प्रतिनिधित्व है तो कितनी उम्र तक आप रह सकते हैं। ठीक, कम से कम 35 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 40 वर्ष है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें जो राज्यसभा के चुनाव हेतु आपके देखेंगे इंपोर्टेंट आयु जो होती है आपकी 30 वर्ष होती है। कितनी होती है, 30 वर्ष। यही अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में आप देखेंगे आपकी 25 वर्ष होती है।
लोकसभा हो जाएगा आपका, मुख्यमंत्री हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे 30 वर्ष है, सॉरी 25 वर्ष है, 25 वर्ष है, ठीक है। हम बात करें प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे 30 वर्ष है, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की बात करेंगे तो उसमें 35 वर्ष है, ठीक है। राष्ट्रपति की उम्र बात करेंगे तो उनको 35 वर्ष होगी, ठीक है। अब देखेंगे इसमें आपका राज्यसभा का पूछा है तो राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। आगे है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, ठीक है। राज्यपाल जो आपके राज्य के राज्यपाल होते हैं वो अपना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, कि संसद को देंगे, कि राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद तुरंत ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो ये त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, ठीक है। इसमें हम कोई भी मतलब कार्य करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन मतलब होती है वो शून्य मानी जाती है, ठीक है। इसमें इसको हम क्या कहते हैं, इस बेरोजगारी के प्रकार बताए गए हैं। तो क्या है, ढांचागत बेरोजगारी होगी, मौसमी बेरोजगारी होगी, चक्रीय बेरोजगारी होगी, या प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो शून्य उत्पादकता होती है, आप देखेंगे जिससे कि इस जब आवश्यकता से अधिक किसी कार्य को करने के लिए हम किसी मजदूरों को लगाते हैं तो वहां पे जो हमारी उत्पादकता होती है वो शून्य कहलाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे उससे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन आपका डी सही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। इसी को हम कहते हैं उत्पादक, इसमें उत्पादकता आपकी शून्य होगी आवश्यकता से अधिक वर्कर लगाने पे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत, ठीक है। आप देखेंगे फ्रांस और स्पेन यूरोप महाद्वीप में दो देश हैं। इन दोनों देशों के बीच में जो सीमा बनाता है आप देखेंगे पर्वत है, ठीक है। बताना है कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। तो एपेनाइन पर्वत है, अल्पस है, जूरा है, पेरेनीज है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो फ्रांस और स्पेन के बीच में पर्वत जो अपना सीमा बनाता है वो आपका डी ऑप्शन सही है, पेरेनीज पर्वत। क्या नाम है, पेरेनीज पर्वत। यही इन दोनों के बीच में सीमा बनाता है, ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभच्छी, ठीक है। हिमभच्छी मतलब बर्फ को पिघला देती है, ठीक है, बर्फ को पिघला देती है, ठीक है, नाम से जानी जाती है। स्थानीय पवनों की बात करें तो बहुत प्रमुख से आपके विश्व में कई स्थानीय पवनें चलती हैं। इसमें बताना हिमभच्छी किसे कहते हैं। हिमभच्छी आप देखेंगे रॉकी पर्वत से ढाल से उतरते हुए जो आपकी गर्म हवा होती है, जो आपके यूएस से आप देखेंगे मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वहां पे देखेंगे बर्फ जो जमी रहती है उसको पिघला के चारागाह मतलब एक मैदान प्रदर्शित कर देते हैं हरे भरे, इस वजह से वहां पे हिम मतलब इसको हिमभच्छी कहते हैं। तो आपका जो उस वायु हवा क्या कहते हैं, चिनुक कहते हैं। जो आपकी गर्म वायु है वहां की उसको चिनुक कहते हैं, हिमभच्छी, ठीक है। आपकी कहाँ बहती है, रॉकी पर्वत की ढाल बहती है। फान की बात करें तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपके अल्पस पर्वत की ढाल से भी बहती है, स्विट्जरलैंड में जाती है। जो आपके अंगूर के पकने के लिए ये सर्वदायक मतलब उपयोगी समझी जाती है फान पर आपकी हवा। हरमंटन इसे हम डॉक्टर पॉन भी कहते हैं। ये आप देखेंगे सहारा मरुस्थल से उठती है और गिनी खाड़ी की तरफ बहती है, ठीक है। आप देखेंगे सिराको भी आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पवन है। आप देखेंगे ये आपकी इटली में जाती है जो खूनी वर्षा कहलाती है, ठीक है। और उठती कहाँ से, ये आप एक भी आपके सहारा मरुस्थल से उठती है, जहाँ पे एक रेत का मतलब कि अपना पूरा लेके जाती है जो भूमध्य सागर से वाष्प मतलब की नमी ग्रहण करके इटली में खूनी वर्षा कराती है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन सही था हिमभच्छी, आपका पहला ही ऑप्शन सही था, ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ठीक है। चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाना वो जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आइसोबात है, आइसोबाट है, आइसोगोनल है, आइसोक्रोन है, ठीक है। आइसोक्रोन की बात करें तो समान जो आपकी समुद्री गहराई होती है उसमें एक मतलब समान गहराई वाले को मिलाने को आइसोक्रोन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो सही है ऑप्शन आपका देखेंगे ऑप्शन सी सही है, आइसोगोनल। जो समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे आइसोगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोगोनल। ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, ठीक है। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, ठीक है, बताना है किसमें परिवर्तित होता है। आप देखेंगे अवसादी चट्टान में एक प्रकार है बलुआ पत्थर, तो किसमें परिवर्तित होता है। बात करें नीस की बात करें तो आप देखेंगे आपका ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट जो अग्नि चट्टान है उसका परिवर्तन जब होता है तो नीस में होता है, ठीक है। और शिष्ट की बात करें तो बेसाल्ट, ठीक है, ये भी बेसाल्ट जो आपके है बेसाल्ट ये आपके अग्नि चट्टान ये भी है, तो ये परिवर्तित जब होता है तो शिष्ट में परिवर्तित होता है, ठीक है। अब बात करें हम बलुआ पत्थर की बात करें तो ये परिवर्तित होकर क्वार्टरजाइट बनता है। क्या बनता है, क्वार्टरजाइट बनता है। ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, परिवर्तित होकर बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट बनता है। और ग्रेफाइट की बात करें तो जो बिटुमिनस कोयला होता है आपका, बिटुमिनस कोयला, ठीक है, जब इसका परिवर्तन होता है, ठीक है, रूपांतरित मतलब परिवर्तन होता है तो ये बनता है ग्रेफाइट में, ठीक है, ग्रेफाइट बनता है। एक होता है आपका चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर जब ये परिवर्तित होता है तो बनता है आपका संगमरमर। क्या बनता है, संगमरमर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अब देखेंगे ऑप्शन जो आपका सही है, बलुआ पत्थर प्रतीत होता है क्वार्टरजाइट में, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? ठीक है, बताना है कौन सा सागर प्रवाल। प्रवाल जानते हैं आप कि आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसे हम मूंगा मूंगा चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, मूंगा कहते हैं। प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है उष्णकटिबंधीय महासागर। ठीक है, आप देखें उष्णकटिबंधीय जो महासागर वहां पे होते हैं, शीत कटिबंधीय महासागर में होंगे ये। इनके मतलब उत्पत्ति के हिसाब से बताना है कि कहाँ पे पाए जाएंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय महासागर में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो आपके पृथ्वी ग्लोब पे देखेंगे, अगर ग्लोब की बात करें तो पृथ्वी पे जब 0 डिग्री देखेंगे विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा के 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री उत्तर मतलब नॉर्थ उत्तर में आप देखेंगे, और 30 डिग्री दक्षिण में, ठीक है, साउथ में। ठीक है, 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री साउथ के बीच में जो आपकी उष्णकटिबंधीय जो सागर के भाग हैं, ठीक है, इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय सागर के भाग कहेंगे। इस क्षेत्र में क्या होता है, इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इनके टेम्परेचर की बात करें तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनको जरूरी होता है। और इनकी मतलब कि एक स्थिति बताएं तो 30 डिग्री से आप उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण तक बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी उत्पत्ति होती है। और कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय महासागर, यही क्षेत्र आपका बनता है, यहीं पे होगा। ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं बताना है युग्म। ये है एटना इटली। देखिए ज्वालामुखी है, बताना है कहाँ, एटना इटली में है, सही है। फ्यूजियामा जापान, ये भी सही लग रहा है। पोपा म्यांमार ये भी सही है। काकाटाओ मलेशिया, काकाटाओ आपका मलेशिया में नहीं है, ये आपका गलत है। ऑप्शन आपका पूछा नहीं है तो यही सही होगा ऑप्शन। लेकिन काकाटाओ है कहाँ, अब देखेंगे इंडोनेशिया में। कहाँ पे है, इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन आपका यही डी सही है, यही मिलान मलेशिया नहीं था, इंडोनेशिया सही है, ऑप्शन आपका डी। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ठीक है, बताना है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। आप देखेंगे रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, ठीक है, हंटर आयोग है, कैमनल अवार्ड है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो काला कानून किसे कहा था, देखेंगे रोलेट एक्ट, जो आपका रोलेट एक्ट आया था भारत में, देखेंगे जिसे हम बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के एक मतलब की बात कही गई थी, जिसमें उस समय जब क्रांतिकारी खूब मतलब प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उनके मतलब की इस क्रांतिकारी योजनाओं को विफल करने के लिए रोलेट एक्ट, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये मतलब एक्ट लाया गया था, जिसकी अध्यक्षता में कि किसी को भी मतलब संदेह होने पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, तो इसमें प्रमुख रूप से 2 लोग थे इंपॉर्टेंट जो पहली बार गिरफ्तार हुए थे, देखेंगे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था इसी एक्ट के द्वारा। और फिर बाद में इनको मतलब कि गिरफ्तार करने की वजह से देखेंगे तो 13 आप देखेंगे 13 अप्रैल आपके 1919 में वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जो वहां पे इनके विरोध में ही वहां पे जो विरोध किए थे कुछ मतलब कि आपके क्रांतिकारी लोग, तो वहां पे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसी के थ्रू मतलब घटना घटित हुई। ठीक है, ऑप्शन आपका देखेंगे 1919 में, आप देखें मार्च 1919 है, डेट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। रोलेट एक्ट आपका आया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसी को काला कानून गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन आपका ये सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ठीक है, एक आंदोलन है, इंपॉर्टेंट है, फेबियन आंदोलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखेंगे फेबियन आंदोलन, इसके प्रस्तावक कौन थे? तेनी बेसेंट है, एओ ह्यूम है, माइकल मधुसूदन दत्त है, आर पाम दत्त है। ठीक है, तो इसमें देखना है जो आपके फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे आपके, पहला ऑप्शन सही है, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट आपके सही है। फेबियन आंदोलन मतलब कि ये भी एक तरह का आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा एक होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, मतलब आप देखेंगे 1916 में मद्रास में। ठीक है, ऑप्शन आपका ये सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहे हैं, भारत में किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड डलहौजी है, विलियम बेंटिंग है। ठीक है, तो हम पढ़े आए हैं विलियम बेंटिंग द्वारा क्या है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ था। और इसमें जो विलियम बेंटिंग द्वारा जो अध्यक्ष मतलब कि बनाए गए थे शिक्षा को लेके, मैकाले, क्या नाम था उनका, मैकाले। कब, 1835 में। 1835 में ये 33 में आते हैं, उसको उस समय अपना मतलब कि विचार उचार रखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि जो हम एक मतलब कि ज्ञान देंगे अंग्रेजी में, कि जो यहाँ के भारत के लोग हैं उनको रंग रूप में तो वो क्या है भारतीय, लेकिन अपने जो कर्तव्य से रहेंगे वो अपने अंग्रेजी रहेंगे। ठीक है, अपने वेशभूषा तो भारतीय रहेंगे, लेकिन उनके कर्तव्य जो उनके दिमाग में रहेगी ज्ञान वृद्धि, उससे क्या रहेंगे, अपने अंग्रेज बना देंगे। ठीक है, इनके एक सिद्धांत को इंपॉर्टेंट है, पूछता है निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, जिसे हम छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं, तो मैकाले द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे विलियम बेंटिंग ने इनको मैकाले को ही चुना था 1835 में, जो आपके एक मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक विकास माना जाता है, जिसे हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा का। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? ठीक है, पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, बताना है कौन लिखे हैं इसके। मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, नरेंद्र देव हैं और आसफ अली हैं। ठीक है, तो देखना है पुस्तक जो लिखे हैं आपके
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइड पुस्तक लिखी है। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला, ठीक है, स्थित, ये कहाँ स्थित है? आप बताना है। जो नटराज की प्रसिद्ध मंदिर बनी है आपके, भरतनाट्यम जो कला उसमें एक तरह से देखेंगे मुद्रा जो बनी है भरतनाट्यम वाली, वो अभी कहाँ पे, किस जगह पे ये मंदिर स्थित है? मदुरई में है, वायनाड में है, चिदम्बरम में है, या फिर तंजौर में है, ठीक है। तो आपकी जो भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर, मतलब मंदिर जो आपकी है, वो आपके चिदम्बरम, तमिलनाडु चिदम्बरम में बनी है, ठीक है, स्थित है आपके। ऑप्शन सी आपका सही इसमें। अगला प्रश्न है, अमीर कोही जिसे हम कृषि विभाग कहेंगे, ठीक है, नामक एक नया नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। एक अमीर कोही एक मतलब विभाग बनाया गया था, एक आपके देखेंगे इसमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में बताना है कौन इसको स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी हैं, फिरोज तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, सिकंदर लोदी है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अमीर कोही जिसे हम कृषि विभाग कहते हैं, एक रूप से आपके मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ये विभाग बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके द्वारा अगर और भी कार्य बताएं तो इनके देखें, सांकेतिक मुद्रा जो आपकी मुद्रा है, सांकेतिक उसका प्रश्न ये कर रहे थे, ठीक है। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद, इन्होंने ये किया था, ठीक है। उसके बाद बात करें हम इसमें देखेंगे कुछ मतलब कि एक कराचिल और एक खामसिन मतलब कि अभियान भी चलाए थे, ठीक है, इंपोर्टेंट है इनके द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इनके द्वारा देखेंगे तो अलाई दरवाजा आपकी जो दिल्ली में बनाया गया है, अलाई दरवाजा बनाया गया, ठीक है। सिकंदर लोदी की बात करें, आगरा नगर की स्थापना किए थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो सिंचाई विभाग में सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ठीक है। हक सर्व एक मतलब सिंचाई कर भी लागू किए थे, आप देखेंगे। ऑप्शन आपका इसमें सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है, ठीक है। गुलाम वंश की बात कर रहे हैं, देखेंगे इसमें सही क्रम बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, राम शाह है, ठीक है। तो देखना कौन एक क्रम में है। शुरू से बात करें तो 1206 से 12 आप 10 में देखेंगे आपके ऐबक हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इल्तुतमिश की, आप देखें आराम से आए हैं आपके 1210 से 1211, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 1200 आपके 11 से इल्तुतमिश आए हैं 1226 1236, ठीक है। उसके बाद 1236 से 1240 तक आपके रजिया सुल्तान थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आप देखेंगे इसमें क्रम पूछा है तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके आराम शाह आए थे, फिर तीसरे नंबर पे इल्तुतमिश, फिर चौथे नंबर पे रजिया सुल्तान, ठीक है। तो 1 4 2 3 ऑप्शन मिला लेंगे, 1 4 2 3 ऑप्शन बी में आपका है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, ये अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे, ठीक है, बताना है। काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवण बेलगोला, ठीक है, मैसूर में है आपका। तो बताना है अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये चंद्रगुप्त मौर्य किस उससे जुड़े थे, तो आप देखेंगे बौद्ध, ठीक है, बौद्ध मतलब संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इन्होंने जिससे कि अपना जब इनका अंतिम समय था तो इन्होंने संलेखना पद्धति से अपने जीवन को निर्माण करवाया था, जीवन का निर्माण करवाया था। और कहाँ पे? श्रवण बेलगोला आपके मैसूर में, मैसूर कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, स्थान है श्रवण बेलगोला, वहां पे इन्होंने अपना अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली, ठीक है, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, ठीक है। बात करें रैयतवाड़ी प्रणाली, भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली में देखेंगे 3 इंपोर्टेंट आप सुनेंगे होंगे कि सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त के बाद बात करेंगे तो आपकी रैयतवाड़ी है, फिर उसके बाद महलवाड़ी है, ठीक है। ये 3 भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश काल में चल रही थी, ठीक है। अगर इसको हम नोट करें यहाँ पे एक बार आप देख लेंगे यहाँ पे, पहला आपका अस्थाई बंदोबस्त है, फिर उसके बाद बात करें तो दूसरा आपका क्या है? रैयतवाड़ी है, और फिर तीसरा आपका महलवाड़ी है। ये 3 भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश काल में चली आ रही है, ठीक है। बात करें इसके समय की, बात करेंगे हम, देखेंगे समय तो 1793 में आपका अस्थाई बंदोबस्त का था, ठीक है। 1820 में क्या है? रैयतवाड़ी है, और 1822 में ही आपका महलवाड़ी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इससे जुड़े अगर बात करें हम, कोई मतलब इसको कार्य करने वाला कौन है मुख्य इंपॉर्टेंट, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस,
इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन मतलब इससे जुड़ा हुआ है, तो स्थायी बंदोबस्त से आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस जुड़े हुए हैं। रैयतवाड़ी की बात करें तो टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो इनका नाम है, टॉमस मुनरो, ठीक है, इनसे जुड़े हैं। आपके रैयतवाड़ी से बात करें महालवाड़ी, महालवाड़ी की बात करें तो हार्ट मैकेंजी, क्या नाम है, हार्ट मैकेंजी, ठीक है, हार्ट मैकेंजी से जुड़े, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें स्थानों की तो आप देखेंगे बिहार, कहां पे अस्थायी बंदोबस्त कहां पे लगा था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीन जगह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त लगी हुई थी, ठीक है। बात करें रैयतवाड़ी तो आप देखेंगे बंबई, मद्रास और असम, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, रैयतवाड़ी था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर आगे बात करें महालवाड़ी कहाँ लगी थी, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, ठीक है, तो उससे यहाँ पे क्या था, महालवाड़ी व्यवस्था था, ठीक है। अगर बात करें इसमें कितने परसेंट पे मतलब लागू हुआ था ये आपका, तो आप देखेंगे 19% पे, ठीक है, कितना परसेंट पे, 19% पे आपका क्या था, अस्थाई बंदोबस्त था। तो उसके बाद बात करेंगे तो 51% से ज्यादा क्या था, रैयतवाड़ी 51% पे लागू, ठीक है, और बचा आपका 30% जो था महालवाड़ी, ठीक है, वसूला जा रहा था 30%। तो ये आपके संबंधित एक संक्षेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अस्थाई बंदोबस्त मतलब कि इसमें रैयतवाड़ी महालवाड़ी तीनों आपके क्या है, भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश काल में जो लागू किए गए थे वो इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। चलिए प्रश्न पे देखते हैं हमारा, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत पूछा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन आपका थॉमस मुनरो यहाँ लिखा है, ऑप्शन आपका यही सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, थॉमस मुनरो। आगे है ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है, बताना है ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, ठीक है, आपके ऊंचाहार विद्युत ताप परियोजना आपके उत्तर प्रदेश में ही है, कहाँ पे है, ऑप्शन है रायबरेली है, एटा है, रामपुर है, बाराबंकी है, ठीक है। तो आपके देखेंगे ऊंचाहार जो ताप विद्युत कोयला आधारित एक ताप विद्युत परियोजना है, आपके रायबरेली में ही है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है, रायबरेली, ठीक है। अगला प्रश्न है किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित, ठीक है, खातिमा शक्ति केंद्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे खातिमा शक्ति केंद्र कहाँ पे है, शारदा नहर पे है, बेतवा नहर पे है, गंगा नहर पे है, आगरा नहर पे, ठीक है। तो आप देखेंगे शारदा नहर जो आपके शारदा नदी से निकलती है, शारदा नहर, ठीक है। बसबसा क्या नाम है, बसबसा, बसबसा एक स्थान है, ठीक है, वहां से ये आपके मतलब प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में शारदा नहर, ठीक है। तो वहां से क्या है कि खातिमा उसी के मतलब इसी नहर पे ही खातिमा शक्ति केंद्र को स्थापित किया गया, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता, ठीक है, बलिया के किस कांग्रेसी नेता नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी, ठीक है, बताना है बलिया के, ठीक है, इन्हें बलिया का शेर भी करते हैं, देखेंगे चित्तू पांडे हैं, मदारी पासी हैं, मोहम्मद इब्राहिम है, मोहम्मद लाल सक्सेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन सही चित्तू पांडे, ठीक है, ऑप्शन ये आपके बलिया संबंधित है, बलिया से मतलब जो नेतृत्व कर रहे थे अस्थायी सरकार के रूप में आपके चित्तू पांडे जी, ठीक है। आगे है महाजनपद काल में दक्षिण पंचाल की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, आप देखेंगे पंचाल 16 महाजनपद हुए करते थे, ठीक है, तो उसमें आपके जो पंचाल थी, पंचाल की राजधानी जो आप देखेंगे दक्षिणी पंचाल, उत्तरी पंचाल दक्षिणी पंचाल दो मतलब विभक्त की गई थी। तो उत्तरी पंचाल की बात करें, इसकी राजधानी थी अहिछत्र, क्या नाम थी, अहिछत्र, ठीक है। और फिर दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी पूछा है, तो ऑप्शन आपका देखेंगे काम्पिल, मांडी, हुलास, इनमें से कोई नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन सही है काम्पिल, क्या नाम है, काम्पिल, दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी, काम्पिल थी। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने कहां पर भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि आप देखेंगे बौद्ध धर्म में पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में तो स्त्रियों के प्रवेश के लिए वो नहीं था नियम कानून, लेकिन बाद में कि इन्होंने अपने मतलब कि संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश देने की अनुमति दे दी थी, तो ठीक है, आपके कहाँ पे दिए थे देखना है, राजगिरी में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में, वैशाली में, ठीक है। तो बात करें महात्मा बुद्ध की सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट ये एक मतलब उपलब्धि है, इसमें स्त्रियों को भी बौद्ध संघ में प्रवेश करना था, तो वैशाली में, ठीक है, वैशाली में आप देखेंगे इनके शिष्य थे आनंद, उनके कहने पे ही गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश दिया था, ठीक है, वैशाली में। श्रावस्ती की बात करें सबसे ज्यादा उपदेश यहाँ पे महात्मा आपके गौतम बुद्ध ने दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। अगला प्रश्न निम्न में से किन जिलों की जनसंख्या सबसे कम है, किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, बताना है महोबा है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है, चित्रकूट है, ठीक है। तो इसमें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो महोबा ही है, क्या है, महोबा, बहुत कम यहाँ की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो आप देखेंगे इलाहाबाद, आपका प्रयागराज जिसे वर्तमान में कहते हैं, यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो गाजियाबाद आपका जिला जो सबसे फेमस है, मतलब गाजियाबाद, वहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें ए सही है।
आखिरी प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित कराया था। ठीक है, एक अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। ठीक है, बताना है कि कौन प्रचलित करवाया था। ऑप्शन है धनदेव ने, रामदेव ने, पुलकेशिन ने, रामचंद्र ने। ठीक है, तो आप देखेंगे अयोध्या अभिलेख जो आपका है ये धनदेव से संबंधित है। ऑप्शन आपका पहला ही सही है, धनदेव। इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे धनदेव। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।